हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। ये सेशन आपके लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, सेशन में लेकर आए हैं और विद डायग्राम। ठीक है, ग्राफ के साथ में आपको समझाते हुए चलेंगे। विद डिस्कशन में आप देख सकते हैं गाइस, जिससे क्या है चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नाम माना गया है। ठीक है, तो बताइएगा गाइस कि ऋग्वेद में ऐसी कौन सी नदी है जिसे सबसे पवित्र माना गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर गाइस आप गंगा नदी पे जा रहे हैं ना, तो आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, गलत जा रहे हैं। क्यों गलत जा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। सबसे लंबी नदी कौन सी, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप बिल्कुल बता सकते थे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। बट यहाँ पे क्या पूछा गाइस, पवित्र नदी पूछा है। और पवित्र नदी पूछा है तो इसका मतलब राइट आंसर आपका बी पे जाएगा, आपका सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, अपने इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर पूछता आपसे पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका कहाँ की है? वो आपकी नील नदी है। ठीक है गाइस, कहाँ की है? तो अफ्रीका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। हमने आपको बता ही दिया है। देखिए, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है गाइस कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है गाइस। इसके साथ में क्या होता कि जबकि और क्या है कि इस वेद में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी है वो आपकी सिंधु है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णन किस ग्रंथ, जो आपका ऋग्वेद है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख आपको सिर्फ एक बार मिलेगा गाइस। ठीक है, सिर्फ एक बार। और यमुना नदी का उल्लेख आपको 3 बार मिलेगा ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी गंगा नदी का। आप देख सकते हैं गाइस कहाँ से कहाँ तक ये सारी चीज़ें, ये आपके सरस्वती नदी का है। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ बहती है। चंडीगढ़ आपका हो गया, और आपका गाइस ये आपका देखिए आपका भागवनपुर हो गया। ठीक है, फिर आपका कालीगंगा हो गया। तो ये सारी चीज़ें गाइस राजस्थान होते हुए आपका बालकोट वगैरह होते हुए ये आपके गंगा नदी वो या सरस्वती नदी जो है ये बहती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो बताइएगा। देखिए, प्राचीन की बात कहिए, मतलब कि सबसे पहले भारत में पहला विदेशी आक्रमण से कौन से विदेशी थे जिन्होंने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस? राइट आंसर आपका हो जाएगा ईरानियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था गाइस। देखिए, भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरान के अखमनी वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, हालांकि आक्रमण असफल रहा था। और भारत में जो प्रथम सफल विदेशी आक्रमण था गाइस, वो किसने किया था? वो डेरियस फर्स्ट ने किया था। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान पर संबंध किस शासक से है? तो बताइएगा गाइस कि कालसी स्थान पर संबंध किस शासक से है? कालसी नामक जो आपका स्थान है, तो किस शासक, ऐतिहासिक दृष्टि से किस शासक के अंतर्गत ये आता है? तो गाइज अगर इसकी बात करें तो आपका हो जाएगा अशोका। ठीक है, अशोक राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कालसी स्थान कहाँ पे? ये आपका उत्तराखंड में है गाइज। ठीक है, और इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है गाइज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अशोक का शिलालेख गाइज। और ये देखिए, आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ये हैं अशोक के शिलालेख गाइस। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अगर आप रियल में देखना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड जाके वहाँ पे देख सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपके शाहनामा के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा, उसके लेखक कौन है गाइस? तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर गाइस हो जाएगा आपका फिरदौसी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक है शाहनामा, और ये आप देख सकते हैं टू शाहनामा ऑफ फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी ने लिखी है। देखिए, शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई गाइस? फारसी भाषा का है, जिसके लेखक फिरदौसी थे, अब नहीं है इस दुनिया में। यह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। ठीक है, फिरदौसी जो है ये महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। और क्या है, शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। आपसे ये भी पूछ सकता है ना गाइस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान-ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो बताइएगा दीवान-ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो बिल्कुल गाइस राइट आंसर आपका हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन राइट आंसर जाएगा। दीवान-ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित थे। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था सबसे पहले, बताइएगा गाइस। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो किसने दिया था गाइस? बिल्कुल राइट आंसर पर क्या होने वाला गाइस? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर ने दिया था। एक्चुअल में क्या हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था गाइस? तो ये आपका 1611 से 12 ईस्वी में ये फरमान इन्होंने दिया था। इससे पहले गाइस देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपकी पहले ही आ गई थी। ठीक है, बट क्या हुआ था उस टाइम पे फरमान जारी नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन जो जहांगीर थे इन्होंने आदेश दिया था कि ठीक है आप जो है कंपनी स्थापित कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ कौन था गाइस? हुआ था आपका विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है उसकी कौन था, क्योंकि एग्जाम में आपका ये भी पूछ सकता है गाइस कौन थे वो प्रथम अंग्रेजी, वो थे आपके विलियम हॉकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, क्योंकि स्थापना से क्वेश्चन गाइस आपसे पूछता है आपके एग्जाम में। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिए ये किया था गाइस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, बताइएगा गाइस। किसने कहा था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये कहा था जी ऑस्टिन ने। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा था। और जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। आप देख सकते हैं गाइस, तो राइट आंसर आपका जी ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आखिर वो आपका कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया इन्होंने। देखिए आप सभी को पता है पहले राजधानी हमारी कई जगह चेंज हो चुकी है, जैसे पहले कोलकाता हुआ करती थी गाइस। ठीक है, सबसे पहले। और तो अब बताइएगा कि आखिर ऐसा कौन सा जो आपका संविधान संशोधन हुआ कौन सा हुआ था। तो ये आपका था गाइस 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, 69वां अमेंडमेंट एक्ट था। और ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1991 में। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जबकि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था। पहले हम लोग वोट कब डाल सकते थे? जब जिस किसी की भी उम्र 21 वर्ष गाइस हो जाती थी, वो वोट डालने में हक रखता था। ठीक है, अब क्या है, तो इसकी एज घटा दी गई है। इनको लगा कि नहीं 18 वर्ष में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, तो उनका क्या कर दिया गया, 18 वर्ष में कर दिया गया है, वो अपना वोट डाल सकते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर 69 हो जाएगा। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो बताइएगा। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था गाइस 1955 में। ठीक है, देखिए गाइस क्या होता है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई भी विदेशी अपने इंडिया में आता है, ठीक है, तो वह उसकी नागरिकता कहाँ की, विदेश की है। अगर वो इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है तो कुल 5 तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि एक ही नागरिकता रहती है गाइस। तो देखिए आपका देखो वो तरीके ये हैं, तो या फिर आपका जन्म हुआ हो भारत में, ठीक है, या आपका कोई वंश रह रहा हो यहाँ, या फिर पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, आपका कोई पंजीकरण हो पहले से यहाँ, या फिर देशीकरण से, या फिर गाइस भूमि अर्जन से। ठीक है, अगर आपने कोई पहले कहीं भी भूमि वगैरह यहाँ पे खरीद ली है या खरीद ली थी या फिर है, तो उसके माध्यम से गाइस क्या है कि आप यहाँ की नागरिकता का प्रावधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं। तो छुआछूत उन्मूलन से कौन सा आपका आर्टिकल है गाइस, तो वो आपका 17वां आर्टिकल। ठीक है, भाग 3 में आता है, समता का अधिकार है गाइस। देखिए क्या है कि 17वां जो है आपका अस्पृश्यता, जिसे हम लोग छुआछूत के नाम से जानते हैं,
इसके अंतर्गत क्या होता है गाइस, देखिए इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध माना गया था। ठीक है, क्या हुआ था एक्चुअल में कि बताते हैं कि ये नीच जात का है या इसको पानी नहीं भरने दिया जाता था, तमाम सारी दिक्कतें को सामना करना पड़ता था लोअर कास्ट में। तो उन्हीं के तहत एक संविधान आया, आर्टिकल 17 आया, उसके द्वारा ये चीज़ कहा गया कि अब ये दंडनीय अपराध होगा। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो कैसे रह सकता है, क्या निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित तिथि से या अपने निर्वाचन की तारीख से या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से या फिर कैसे गाइस। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष तक का जो अपना कार्यकाल है वो कहाँ से उनका काउंट किया जाता है, तो वह काउंट किया जाता है गाइस अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करते हैं उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है 5 साल तक के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है गाइस। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति कौन है, इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, चलिए और एक किस नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है, बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है गाइस। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष वो भी पीएम होते हैं, और राष्ट्रीय एकता परिषद और साथ ही साथ राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी कौन से अध्यक्ष होता है, तो आपके पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है, बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष हेतु पद शपथ कौन दिलाता है गाइज। तो वह कौन दिलाते हैं गाइज, देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष का पद शपथ नहीं होता है। ठीक है, कोई नहीं दिलाता गाइस। क्यों नहीं दिलाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए क्योंकि गाइस क्या होता है, उनको अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर इनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो आप किसको देंगे, ये उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ नहीं वो शपथ अध्यक्ष का पद शपथ नहीं लेता है गाइस। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का है, आपको बताना है। तृतीय सेक्टर में देखिए कितने क्षेत्र होते हैं गाइस, तो 3 क्षेत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है, आपका कृषि वगैरह आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, और तीसरा क्या होता है, जो बैंक वगैरह है, वाणिज्यिक बैंक वगैरह, वो चीज़ आती है। तो थर्ड में आपको बताना है कौन सा होगा गाइस। तो थर्ड में आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत का परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग हैं, जबकि कृषि देखिए प्राथमिक आता है, तथा उद्योग जितने भी हैं गाइस वो आपके सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, और थर्ड में आपका इंटरनेशनल जो है आपका अंतर्गत व्यापार परिवहन जैसे हो गया, ठीक परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल आदि, ये सारी चीज़ें आती हैं गाइस। ठीक है, तो इसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में बताना है, इकोनॉमिक्स में बताना है उत्पादन का अर्थ क्या है। उत्पादन का अर्थ गाइस उपयोगिता होता है। ठीक है, उपयोगिता होता है आप चीज़ों को कितना उपयोग कर रहे हैं। उपयोगिता का अभिप्राय है कि किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। ठीक है, अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है गाइस। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे कि लेबर हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया गाइस, कैपिटल मतलब पूंजी हो गया, और लैंड मतलब पृथ्वी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपको पता है नाबार्ड एक बैंक है हमारी। ठीक है, वो क्या करती है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेशलिस्ट है। तो बताइएगा कि इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो यह गाइस की गई थी नरसिम्हन समिति के अंतर्गत। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर कब की गई थी, 1975 में किया गया था ये चीज़। अगला कि किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ गाइस, क्योंकि क्या होता है वन में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी भी तो सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो उन्हीं के लिए क्या हुआ, अधिनियम लाया गया। तो वह अधिनियम कब लाया गया गाइस, कब पारित हुआ, तो वह आया था आपका 1972 में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए वन संरक्षण अधिनियम आपका एक तो आया था अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में आया, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे वो आपका कब आया था, 1986 में आया था। ठीक है गाइस, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है कब आया था, 1972 में आया था। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप का संबंध जो है, राधा मोहन
कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइएगा गाइस, ये राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? उसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस? पोलो हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित है ये गाइस? आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा पोलो हो जाएगा। और ये इसमें आप देख सकते हैं पोलो गेम कैसे खेला जाता है कि घोड़े पे सवार होके गाइस क्या होता है, हाथ में एक स्टिक होती है और यहाँ पे एक बॉल होती है, उसी को मारा जाता है। ठीक है, राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य ऐसे हैं कि जैसे आपका एजार कप हो गया, ये भी किससे रिलेटेड है? पोलो से। क्लासिक कप और राधा मोहन कप, ये 3 कप हैं गाइस जो किससे रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार। ये है पोलो गेम। ठीक है, पोलो गेम में आपका एजार हो गया, क्लासिक हो गया, क्लासिक और राधा मोहन कप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? देखिए बच्चे गाइस क्या है फ्रेंड्स कि जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो ये आपके उत्तराखंड की है। ठीक है, खासा कहाँ की है? उत्तराखंड की है। आप सभी को पता है गाइस, ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, कहाँ पे? ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तरकाशी हो गया, ये पूरा का पूरा आपका उत्तराखंड है। ये आपका देखिए उत्तरकाशी हो गया। और यहीं पे आपके देखिए इधर हमारा बॉर्डर कौन सा लगता है? इधर आपका यूपी आता है, इधर आपका नेपाल आता है, इधर आपका चाइना आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गाइस। तो ये गाइस उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है जिसको हम लोग बोलते हैं खासा। ठीक है, खास से ध्यान रख सकते हैं। और अगर पूछ लिया जाए गाइस कि उत्तराखंड में पाए जाने वाली और कौन कौन सी जातियां हैं, एक तो आपका जौनसारी है, बुक्सा और थारू। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बुक्सा और थारू एकदम रट लीजिए गाइस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक्सा और थारू, ये तो आपके एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, खासा भले एक बार ना पूछा जाए, बट आपका बुक्सा हमेशा पूछा जाता है और थारू जनजाति उत्तराखंड से हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला कि काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गाइस ये किस नदी पे है? ये आपके ताप्ती नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे गाइस, आप देख सकते हैं। और ये आपका पूरा डैम बना हुआ है, काकरा पार डैम यहाँ पे है गाइस। ठीक है, उकाई डैम यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गल्फ ऑफ खंबार की खाड़ी है। तो ये आपका ताप्ती नदी, देखिए आपको पता है होना चाहिए गाइस ये ताप्ती नदी किस तरफ बहती है। देखिए आपका गाइस एक तो आपका नर्मदा और ताप्ती, हमेशा 2 नदियां हैं जो आपकी कैसे बहती हैं, इधर मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं गाइस। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही 2 नदियाँ हैं जो क्या हुए कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं गाइस वो आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि डफला एवं अबोर की पहाड़ी जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? डफला और अबोर की पहाड़ियाँ, बताइएगा जल्दी से गाइस। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है गाइस? देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए और कौन कौन सी जनजाति जो जातियाँ हैं गाइस वहाँ रहती हैं। देखिए एक तो आपका डफला और अबोर की जो पहाड़ी हैं, और कौन कौन सी पहाड़ी है? एक आपका गाइस मिरी, ठीक है, मिरी के साथ में मिश्मी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरी है, मिश्मी है, ये गाइस क्या है? पहाड़ी है, और पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है ये वाली। ठीक है, जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिकिर पूछे तो आपका गाइस असम में हो जाएगा, और बाकी अगर जो भी आपका पूछे जैसे कि डफला हो गया, बोर हो गया, मिरी हो गया और मिश्मी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से, एपी से। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? पंपास किसका है राइट आंसर गाइस? पंपास किसे कहते हैं? किस घास के मैदान को कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल गाइस कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में पाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। और देखिए इसी के साथ में आपको और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है? डाउन्स पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ब्राज़ील में कौन सी है? कैंपोस है, कंपास जिसे बोलते हैं। ठीक है, कंपास भी बोल सकते हैं। और प्रेरी कहाँ की है? तो उत्तरी अमेरिका की है, दक्षिणी अमेरिका की क्या है? बेल्ट्स है। ठीक है, बेल्ट्स आपकी हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो जापान है अपना, तो जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है गाइस? तो ये आपका कहा जाता है कि नायोगा को। ठीक है, जापान का जो डेट्राइट नायोगा शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, जहाज का यहाँ पे निर्माण होता है। और जापान का मैनचेस्टर अशोका को कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं नायोगा कहाँ पे? ये है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ सकते हैं।
चलिए अगला है कि आपका हुज़ा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है। तो बताइएगा हुज़ा घाटी हिमालय जो है निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है। क्योंकि हुज़ा घाटी जो है आपकी ये ट्रांस हिमालय का है, ठीक है। और ट्रांस घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियाँ कौन सी हैं, आपका नुब्रा हो गया, सिगार हो गया और हुज़ा हो गया। ओके, चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बाउल तथा जात्रा जो आपका लोक डांस है गाइस, ये किस राज्य में होता है, बाउल तथा जात्रा। तो यह आपका होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये आपका गाइस कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। बाउल हो गया, जात्रा हो गया, लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से। जबकि यक्षगान करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक से है, ठीक। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कर्नाटक का यक्षगान। अगला है कि स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल ने आखिर कौन सा ऐसा नियम दिया था, ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। तो स्नेल ने जो आपका नियम बताया था, ये प्रकाश का अपवर्तन दिया था गाइस, ठीक है। देखिए दो ही आपके नियम होते हैं। एक तो आपका प्रकाश का देखिए, एक तो अपवर्तन होता है, दूसरा परावर्तन होता है गाइस, ठीक है। अपवर्तन में देखिए क्या होता है, जैसे ये चीज़ें गई, यहाँ पे कोई चीज़ लगा है, तो ये चीज़ जैसे कि यहाँ पे है, तो अपवर्तन में क्या होता है, चीज़ें जो है मुड़ जाती हैं, यहाँ जाने के बाद में टकरा के इधर से उधर चली जाती है, बिखर जाती हैं। और जबकि गाइस क्या होता है, परावर्तन में क्या होता है, ये चीज़ें इसी डायरेक्शन में गई और इसी डायरेक्शन में ही वापस आई, वो आपका क्या होता है, वो आपका परावर्तन होता है। अपवर्तन स्नेल का संबंध किससे है, तो आपके अपवर्तन से है गाइस, आप देख सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। क्यूसेक की इकाई क्या है, बाइट की किसकी इकाई है, रिएक्टर किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है। तो आप सभी को गाइस में पता होना चाहिए क्यूसेक किसकी इकाई है गाइस, तो प्रवाह की दर की है। बाइट किस में यूज़ होता है, कंप्यूटर में यूज़ होता है। रिएक्टर आपका भूकंप की तीव्रता को नापते हैं और बार क्या है, ये दाब का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया है क्यूसेक जल प्रवाह की दर को नापते हैं, बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है, भूकंप तरंग की तीव्रता को रिएक्टर से नापते हैं, बार जो है दाब मापने की इकाई होती है। अगला कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देखिए कोका कोला जितनी भी आपकी पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह गाइस, इसमें आखिर क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अब ये मत कह देना कि ये इसमें जो है हमको ठंडक का एहसास होता है, तो बताइएगा इसमें टैनिन मिलाया जाता है, या फिर निकोटीन पाया जाता है, या फिर कैफीन पाया जाता है। देखिए गाइस तो इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा कैफीन हो जाएगा, ठीक है। कैफीन सबसे ज़्यादा, देखिए क्या होता है शीतल पेय जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं गाइस, जैसे कोका कोला हो गया, में कैफीन नामक एल्कोलाइट्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। निकोटीन में क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है। तो कैफीन राइट आंसर आपका हो जाएगा कैफीन। अगर आपको कैफीन चाहिए तो कोका कोला पीजिए, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, ठीक है। अगला है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, बताइएगा परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन कौन से अवयव हैं। देखिए परमाणु नाभिक में गाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, जो नाभिक होता है उसमें क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन और गाइस न्यूट्रॉन मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है वो सबसे पहले गाइस दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। जॉन डाल्टन का परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे प्रथम है, और ये राइट आंसर आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। अगला कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। देखिए गाइस सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है, तो बताइएगा बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है। क्या ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, इस्पात होता है, इस्पात बोले तो स्टील को कहते हैं, ठीक है, और या फिर स्टेनलेस स्टील। तो बताइएगा गाइस स्टेनलेस स्टील वो हो जाती है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं बर्तन में, ठीक है। तो बताइएगा गाइस क्या है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, पिटवा लोहा। इसको इतना पीटा जाता है ना, इतना पीट के इसको शुद्ध कर दिया जाता है, ठीक। वहाँ से आप लोग ध्यान कर सकते हैं। तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा सिर्फ आपको 0.12 से 0.25% के बीच में होती है, ठीक है। 0.12 से 0.25% ही आपको देखने को मिलेगा पिटवा लोहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन, इसको हम लोग बोलते हैं लोहा, ठीक है, आयरन। अगला कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है।
तो चिली साल्ट पीटर को हम लोग गाइस का केमिकल नेम क्या है, चिली साल्ट पीटर का केमिकल नेम है NaNO3, ठीक है, NaNO3 है गाइस चिली साल्ट पीटर, या सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और पोटेशियम कार्बोनेट को गाइस K2CO3 के नाम से जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर NaNO3 हो जाएगा। अगला है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है गाइस, तो बताइएगा। ठीक है, आपको तो पता है कि नाभिक में पाया जाता है DNA, और कोशिका के किस कोशिकीय भाग में DNA पाया जाता है गाइस, तो ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है गाइस। अगला कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। जो मेरुदंड होता है गाइस उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें हड्डियों की संख्या आपके 33 होती हैं। जो हमारी बैकबोन होती है ना गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं कई ज़्यादा इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ मिल के बनी होती हैं ना गाइस, इसमें 33 टोटल 33 छोटी छोटी हड्डियाँ मिल के बनी होती, तभी आप लोग देख सकते हैं अपने जो बैकबोन होती है इसको कितना ज़्यादा घुमा फिरा तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसी वजह से गाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए बताइएगा पौधे का कौन सा भाग यूज़ में लाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि पौधे में क्या होता है, वर्तिकाग्र ही तो मेन होता है। केसर जिसे सैफ्रॉन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पाया जाता है गाइस, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राइट आंसर आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा। अगला कि फुफ्फुस जो आपका ये क्या होता है गाइस, देखिए ये होता है आपका फुफ्फुस धूलिमयता जो होती है से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। गाइस ये क्या होता है, एक प्रकार से रोग होता है, ठीक है, रोग होता है, और जो लोग किस जगह काम करते हैं उनको ये लोग रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धूलिमयता, ठीक है। तो बताइएगा, तो ये होता है गाइस आपका कोयला खनन। देखिए कोयला खनन ये आपका होता कहाँ है, सबसे पहले आपको बता दें गाइस, आपके लंग्स में हो जाता है, फेफड़ों में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि गाइस कोयला का काम ऐसा होता है, कोयला ऐसा तो नहीं कि ऊपर मिलता है, हमारे पृथ्वी के नीचे ही मिलता है कोयला, वहाँ पे लोग काफ़ी दिनों तक क्या होता है वहीं रहते हैं नीचे। और आप देख सकते हैं कोयला में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन पाया जाता है गाइस, ठीक है। तो वहीं लोग सांस लेते रहते हैं, तो इन्हीं के फेफड़ों में क्या होता है गाइस, दिक्कत होने लगती है अगर लॉन्ग टाइम तक ये लोग ऐसे रहें, ठीक है। ब्लैक लंग्स हो गया आपका, सिलिकोसिक हो गया, और आपका साइड्रोसिक हो गया गाइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपका फुफ्फुस धूलिमयता के कारण, ठीक है, कोयला खनन में काम करने से। तभी ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए सांस लेने में परेशानी हो जाती है, और खांसी हो जाती है, और सिर में दर्द बना रहता है। चलिए अगला कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। शारदा अधिनियम गाइस किससे संबंधित है, तो ये अधिनियम गाइस आपका आया था, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी, ठीक है। आपने देखा होगा इसी को लेके हमारे कुछ प्रोग्राम्स भी बने टीवी चैनल पे आते हैं, और छोटे बहुत ही कम उम्र में बालक का विवाह कर दिया जाता था, बालक बालिकाओं का। तो इसकी उम्र क्या थी गाइस, न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। जो आपका शारदा अधिनियम आया था उसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष से भी कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो जब ये अधिनियम आया तो इसमें सीमा जो आपकी न्यूनतम सीमा रखी गई कि लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, ठीक है। अब क्या है, अब तो गाइस चेंज हो गया, लड़कियों की 18 हो गई, लड़कों की 21 हो गई है। चलिए नेक्स्ट है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का प्रथम बार कांग्रेस जो प्रयोग है ये सबसे पहले कब हुआ था गाइस, स्वराज का। तो ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिनियम था जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार जो है गाइस ये वर्णन किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा गाइस कलकत्ता अधिनियम, जो आपका 1906 में हुआ था। इसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में भी किया गया था, वो आपका था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो बाद में आया था लाहौर में 1929 में ये चीज़ हुई थी बाद में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह बताएगा सबसे पहले किसने शुरू किया था, और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो यह गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, ठीक है। सबसे पहले विनोबा भावे इसके व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले थे, और ये स्टार्ट किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, बताइएगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्योंकि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो आपके हैं यह किस ग्रंथ से संबंध रखते हैं, तो ये गाइस आपका यजुर्वेद में से है, ठीक है। जो शतपथ ब्राह्मण है इनका संबंध किस ग्रंथ से है, किस वेद से है, तो यजुर्वेद से है गाइस, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। देखिए शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपके यजुर्वेद में मिलते हैं। अगला है कि कथा चरित्र सागर के रचयिता कौन थे गाइस, बताइएगा। कथा चरित्र सागर के रचयिता कौन थे, तो ये थे आपके गाइस सोमदेव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बुक है महाकवि सोमदेव विरचित के द्वारा ये रचित है कथा चरित्र सागर, ठीक है। तो ये जो है गाइस इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर आपको मौर्य काल का पूरा विवरण जानना है गाइस तो ये आप बुक पढ़िए आराम से और जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है गाइस, तो वह है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो आपका स्थल है गाइस ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और काले का जैसा कि मिलता है चंदूदड़ो सिंधु एवं बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि उदयन किस वंश का शासक था गाइस, तो उदयन किस वंश का शासक था, तो ये शासक था गाइस आपके हर्यक वंश का, ठीक है। उदयन किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का था। उदयन हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो उदयन किस में आएंगे, हर्यक वंश में आएंगे। देखिए वंश से भी आपको से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश का जो स्थापना है किसने की थी गाइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अमरबेल क्या है गाइस, स्वपोषी है या फिर परपोषी है, मृतजीवी है या परजीवी है, तो ये आपका परजीवी है गाइस, ठीक है। अमरबेल जो है, अमरबेल एक परजीवी प्लांट है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता गाइस, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोपित होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बेल टाइप का होता है ना गाइस, ये दूसरों पे ही तो चढ़ जाता है। बेल किसे कहते हैं, जो दूसरों पे बेल चढ़ जाए, ठीक है गाइस। और क्या होता है, ये दूसरों से ही अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी नहीं बोलते, इनको परजीवी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, परजीवी। जीवन ये अपना दूसरों से क्या होता है, इनका जीवन जो है दूसरों पे ही डिपेंड होता है गाइस, ठीक है। चलिए फिर और क्या है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिस पर ये आरोपित होते हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, ठीक है गाइस। वह पादप, देखिए कोई पेड़ है उस पर बेल चढ़ गई, तो जो बेल है वो क्या कहलाएगी, वो तो परजीवी कहलाएगी, और जो पेड़ क्या कहलाएगा, पेड़ जो है वह परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो देखिए जल है तो जल कहाँ होगा, जाइलम में ही तो होगा गाइस। राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। चलिए नेक्स्ट है मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन ग्रहण करते हैं। तो मेढक है, आप देख सकते हैं पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, और आपका पानी में भी रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ों से भी ये लोग सांस ले लेते हैं गाइस, ठीक है। और किससे ले लेते हैं, त्वचा से भी, स्किन से भी सांस ले लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये क्वालिटी है, ये स्किन से भी सांस ले लेते हैं और साथ ही साथ फेफड़ों से भी सांस ले लेते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वह अपनी त्वचा से भी पोषण करते हैं और साथ ही साथ आर्द्र एवं श्लेष्मी में भी होता है गाइस। चलिए पादप में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा पादप में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस। तो अगर बात करी जाए तो पादप में गाइस क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। जो पालक पूछा गया है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में गाइस ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और पालक जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, अगर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा और क्या पाया जाएगा,
आयरन भी पाया जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन भी पाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो बताइएगा किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो ये आपका अमीबा है गाइस, ठीक है, कौन सा है? अमीबा है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे इनके पैर बने हैं, ठीक है, इनके कई सारे पैर बने हैं गाइस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। तो गाइस ये सेशन आज का यहीं तक था। आपको सेशन कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और भी आप कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है गाइस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।